आवाज नहीं आ रही सर। चार्ल्स डार्विन, he was ब्रिटिश नेचुरलिस्ट। वो ब्रिटेन के थे, बहुत बड़े नेचुरलिस्ट थे चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन born in the year 1809 and died in the 82। वो डेथ हुआ उनका जाकर 1809 में जन्म हुआ था। 1882 में सर। चार्ल्स डार्विन born in the year 1809। ठीक तो आ रहा है सर। Charles Darwin born in 1809। 1809 was very important as far as evolution is concerned। 1809 पर इवोल्यूशन में बहुत बड़ा अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है कि द फर्स्ट इवोल्यूशनरी थ्योरी मींस द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर और Lamarck's was proposed in 1809 in the form of a book named Philosophic Zoology। तो 1809 में जब लेमार्क ने पहला इवोल्यूशनरी थ्योरी दिया था, उसी 1809 में चार्ल्स डार्विन का जन्म हुआ। तो इसलिए कहा कि 1809 बहुत इंपॉर्टेंट था इवोल्यूशन में। दो बात एक साथ, पहला इवोल्यूशनरी थ्योरी आया लेमार्क के, और उसी साल चार्ल्स डार्विन का जन्म हुआ। फिर भी आप देखिए, चार्ल्स डार्विन को कहते हैं फादर ऑफ इवोल्यूशन, और फादर वर्ड उसके लिए इस्तेमाल करते हैं जिसका कोई बहुत सिग्निफिकेंट वर्ड हो, क्लासिकल वर्ड, ऑल टाइम वैल्यूएबल, जिसका कभी अहमियत कम नहीं। तो इवोल्यूशन में डार्विन का जो वर्क है वो आज भी हम लोग मानते हैं, उसको आज भी हम लोग सही, इसलिए उनको कहा गया फादर ऑफ इवोल्यूशन। जबकि लेमार्क का जो थ्योरी था वो डिस्कार्ड, अगर लेमार्क का थ्योरी अभी मानते रहते तो लेमार्क को कहते हैं फादर ऑफ इवोल्यूशन। एनीवे, तो 1809 में इनका जन्म हुआ, 1809, और 1831 में इन्होंने ग्रेजुएशन किया फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से। एक्चुअली डार्विन बहुत ज्यादा पढ़ने लिखने में इनका इंटरेस्ट था नहीं, तो इनके पेरेंट्स ने सोचा कि इनको प्रिस्ट बना दिया, चर्च में जो पादरी होते हैं उसका ट्रेनिंग के लिए उसकी पढ़ाई होती है, उसके लिए उन्होंने भेज दिया उसको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी डार्विन। लेकिन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाने अनजाने एक अच्छी बात हुई, और वो कि डार्विन का परिचय या डार्विन की दोस्ती दो ऐसे लोगों से हो गई जो अपने फील्ड में बहुत जाने माने लोग। एक तो मेंसलॉ वाज ग्रेट बॉटनिस्ट, वो बॉटनी में उनका बहुत बड़ा रोल है, बॉटनी साइंस में मेंसलॉ। और दूसरे थे चार्ल्स लियर, ही वाज ग्रेट पैलियोंटोलॉजिस्ट, भूगर्भ शास्त्री। तो डार्विन की दोस्ती हो गई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दो लोगों से, एक तो मेंसलॉ थे जो बहुत बड़े बॉटनिस्ट थे, और दूसरे थे चार्ल्स लियर, ये बहुत बड़े जियोलॉजिस्ट थे, भूगर्भ शास्त्री थे, कह सकते हैं, फॉसिल का अध्ययन करते थे। और इन दोनों के साथ दोस्ती का प्रभाव ऐसा रहा डार्विन पे कि ही बिकेम नेचुरलिस्ट। तो डार्विन नेचुरलिस्ट हो, यानी वो नेचर का अध्ययन करते थे। कहीं भी कोई चीज मिलता था उनको, प्लांट या एनिमल का कोई भी ऑसेस, कोई भी फॉसिल, तो उसको वो कलेक्ट करते थे और बहुत ध्यान से उसके एक एक चीज का अध्ययन करते थे। इसमें लियल और मेंसलॉ का मदद मिलता था, तो वो बन गए नेचुरलिस्ट। 1831 में डार्विन ग्रेजुएटेड फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, and in the same year 1831 he was included in the team of scientists which left the Plymouth dockyard of London on the ship named HMS Beagle for 5 years voyage। 1831 में जब इन्होंने ग्रेजुएशन किया तो उसी समय
एक जहाज खुलने वाली थी HMS लंदन से। बंदरगाह का नाम है डॉकयार्ड, कहते हैं बंदरगाह को। डॉकयार्ड उसका नाम है प्लाईमाउथ। और उस बंदरगाह से जहाज को रवाना होना था। जहाज का नाम है HMS बीगल। इस पर मेडिकल में क्वेश्चन आया कि वो शिप जिस पर डार्विन ने ट्रैवल किया नाम है HMS बीगल। तो HMS बीगल पे साइंटिस्ट की एक टीम जा रही थी 5 साल के समुद्री यात्रा पे। मकसद था कि वो दुनिया में जगह जगह घूम कर देखें और जहाँ भी कुछ इस तरह का एक्सपेरिमेंट हो उसको परफॉर्म, यानी और ज्यादा जानकारी हासिल हो सके दुनिया में। With the efforts of Menslaw and Lyell, Darwin was also included in the team of scientists. Menslaw और Lyell के प्रयास से डार्विन को भी उस टीम में शामिल कर लिया गया अवैतनिक कर्मचारी के रूप में। अवैतनिक यानी उनको कोई सैलरी वगैरह नहीं मिला, लेकिन डार्विन खुश थे, उनको एक मौका मिल रहा था जाने का 5 साल की समुद्री यात्रा पे। अब ये जहाज खुली 1831 में लंदन से प्लाईमाउथ बंदरगाह से। दुनिया में जगह जगह ये समुद्र से होकर गुजरता गया। ये जहाज तो गुजरा था यहाँ इंडियन पेनिनसुला, साउथ इंडिया ये समुद्र से। अब ये अनफॉर्चुनेटली डार्विन यहाँ पे रुके नहीं, या वो शिप यहाँ नहीं रुका, नहीं तो डार्विन इंडिया के बारे में भी बहुत सारा रिसर्च करता। तो खैर पूरी दुनिया में वो घूम रहे। इस दौरान जहाँ भी उनको कोई चीज मिलता था अट्रैक्टिव लगता था कि कुछ काम करके सब वो कलेक्ट करते थे। अपने साथ लियल की किताब ले गए तो उसमें तरह तरह का डायग्राम बनाया हुआ प्रोसेस था, उससे उसको मिलाते थे, उसको समझने की कोशिश करते थे, यानी अपने काम में वो पूरी तरह से फाइनली ये शिप पहुंचा गैलापागोस आइलैंड। पहले तो पहुंचा साउथ अमेरिका मेनलैंड और वहां से जब खुला तो पहुंच गया गैलापागोस आइलैंड। और गैलापागोस आइलैंड which is about 100 miles away from the mainland of South America is very important for presence of a specific type of flora and fauna which are not found elsewhere in the world. ये जो गैलापागोस आइलैंड है जो साउथ अमेरिका के मेनलैंड से 100 माइल की दूरी पे है, उसमें ऐसे ऐसे स्पीसीज हैं प्लांट्स और एनिमल्स के जो दुनिया में कहीं भी नहीं मिलता है। ऐसे ऐसे स्पीसीज है जो विच आर नॉट फाउंड एल्सवेयर इन द वर्ल्ड। तो डार्विन को तो डार्विन का शिप जब पहुंचा गैलापागोस आइलैंड पे तो वहां पे उन्होंने कुछ ऐसे बर्ड्स को देखा जो उन्होंने मेनलैंड पे भी देखा था। तुमको तो कुछ आगे बन गया था याद है? अभी तो बोले थे कि सिर्फ वहीं पाया जाता है, अभी बर्ड वाला नहीं बोल रहे थे बतिया है, वो दूसरा चीज बोल रहे। यहाँ पर बहुत सा विचित्र प्रकार का फ्लोरा एंड फौना पाया जाता है जो वर्ल्ड में कहीं नहीं पाया जाता। बर्ड का थोड़ी नहीं बोलते, फ्लोरा और फाउना। तो गैलापागोस आइलैंड पे उन्होंने ऐसे ऐसे बर्ड्स को देखा जो उन्होंने देखा था साउथ अमेरिका मेनलैंड पे। लेकिन गैलापागोस पे जो उनको छोटा छोटा बर्ड मिला उसमें जो कैरेक्टर थे वो थोड़ा डिफरेंट थे फ्रॉम दोज बर्ड्स व्हिच वर प्रेजेंट ऑन द मेनलैंड ऑफ साउथ अमेरिका। कैरेक्टर में क्या था, तो बर्ड का बीक, चोंच, वो शेप साइज अलग था। बर्ड का कलरेशन, जो फेदर का कलर था वो डिफरेंट था। फेदर का शेप में भी चेंज आ गया था। बहुत सारे इस तरह का चीजें उन्होंने देखा। तो डार्विन के मन में पहली बार ये चीज आया कि आखिर ऐसा कौन सा फैक्टर है
जो सिर्फ 100 माइल की दूरी पे इसमें इतना चेंज लाया है। 100 माइल की दूरी पे अलग था, यहाँ पे अलग हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं द आइडिया ऑफ इवोल्यूशन was first conceived by Darwin after observing the small sized birds which were later on known as Darwin's finches at the Galapagos Island. एक बार ये भी क्वेश्चन है कि डार्विन फिंचेस क्या था, तो छोटे साइज का बर्ड था जिसको उन्होंने देखा था गैलापागोस आइलैंड। तो जब उन्होंने गैलापागोस आइलैंड पे इन बर्ड्स को देखा तो पहली बार उनके मन में ये विचार आया कि आखिर ये चेंज आया कैसे, ये इवोल्यूशन हुआ कैसे। और फिर उन्होंने इसके बारे में सोचना शुरू किया। Darwin completely engrossed in the idea of evolution. वो पूरी तरह से engrossed हो गए, evolution कैसे होता है, क्यों होता है, कौन से फैक्टर है, ये सोचने में लग गए। डार्विन को जवाब नहीं मिल रहा था। Finally, the ship came back to Britain after 5 years voyage in 1836. 5 साल की समुद्री यात्रा के बाद ये जहाज वापस आया ब्रिटेन 1836 में। और उसके बाद डार्विन ने संपर्क किया। डार्विन कंसल्टेड another young British naturalist and the name was Alfred Russel Wallace. हम लोगों ने पहले भी कहा है कि अल्फ्रेड रसल वालेस ने पूरी दुनिया को 6 बड़े हिस्से में बांट दिया बायोजियोग्राफिकल रीजंस on the basis of the presence of a specific type of flora and fauna. तो अल्फ्रेड रसल वालेस को बहुत सारा स्पीसीज के बारे में जानकारी थी, इवोल्यूशन का भी कुछ आइडिया था, तो उन्हीं से संपर्क किया डार्विन। 1836 में आते ही उन्हीं संपर्क किया। और इसी बीच में 1838 में डार्विन को एक किताब पढ़ने को मिली, नाम था Essay on Population, and this book was written by Malthus. एक किताब मिली 1838 में डार्विन को किताब पढ़ने को मिली। उस किताब का नाम था Essay on Population और लिखा था माल्थस ने। माल्थस was great mathematician, मैथमेटिक्स से बहुत बड़े जानकार। He was great politician, politics, and he was also minister at that time in British cabinet. Malthus मैथमेटिशियन तो थे, पॉलिटिशियन भी थे, और जिसमें उन्होंने किताब लिखी थी उसमें वो ब्रिटेन में मिनिस्टर थे, ब्रिटेन के मिनिस्टर भी, तो कह सकते हैं वर्सेटाइल जीनियस मिनिस्टर। तो उस किताब में माल्थस ने लिखा था, माल्थस ने कहा था कि पॉपुलेशन इंक्रीजेस जियोमेट्रिकली, food increases arithmetically, whereas there is no increase in the space. माल्थस ने कहा कि पॉपुलेशन साइज जियोमेट्रिकली इंक्रीज होता है, फूड अरिथमेटिकली इंक्रीज होता है, और स्पेस में कोई इंक्रीज होता नहीं, स्पेस तो नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि समय के साथ साथ पॉपुलेशन साइज बढ़ता जाएगा, और पॉपुलेशन साइज जब बढ़ेगा तो आपस में स्ट्रगल हो, संघर्ष हो, एक दूसरे से वो उसमें संघर्ष होगा फॉर सर्वाइवल। तो यहीं से डार्विन को एक आइडिया मिला, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस का, अस्तित्व के सुरक्षा के लिए संघर्ष। ये क्यों होता है संघर्ष, इसका आइडिया मिला माल्थस के Essay on Population book से। According to which the population increases geometrically, the food increases mathematically, and there is no increase in the space. It ultimately results in severe populations or struggle. अब डार्विन और वालेस ने तो मिलकर अब आगे काम बढ़ाया, और फाइनली उन्होंने एक रिसर्च पेपर तैयार किया कि इवोल्यूशन कैसे हुआ है या कैसे होता है, उस पर एक रिसर्च पेपर तैयार किया, और रिसर्च पेपर का टाइटल ही दिया ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। इट वाज द टाइटल ऑफ द रिसर्च पेपर।
And this research paper named Origin of Species by Natural Selection was presented in the seminar of the Linnean Society in the year 1758. Sorry, in the year 1858. 1858 में ये जो रिसर्च पेपर इन्होंने तैयार किया था डार्विन ने, उसका नाम दिया था ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। उसको लीनियस के नाम पे एक संस्था है ब्रिटेन, लीनियन सोसाइटी, उसके सेमिनार में उन्होंने उसको रखा। लोगों ने सारे साइंटिस्ट थे दुनिया के, लोगों ने उसको देखा, पढ़ा, उसके बारे में समझा, एंड इट वाज हाईली अप्रिशिएटेड बाय ऑल द साइंटिस्ट। जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने सभी लोगों ने इसकी काफी तारीफ की। उसके बाद अगले साल नेक्स्ट ईयर यानी 1859 में जब फिर वालेस अपने यूरोपियन टूर पे थे, वालेस तो लंदन में रहते नहीं थे, ब्रिटेन तो दुनिया में घूमते थे वर्ल्ड पे। तो जब वो ब्रिटेन से बाहर थे 1859 में, तो डार्विन ने इसी रिसर्च पेपर को एक बुक के रूप में पब्लिश करवा दिया और सेम टाइटल ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। और जैसे ही ये किताब आई लोगों के हाथ में मार्केट में, एक बहुत बड़ा हंगामा हो गया। भारत था कि कुछ ऐसी चीजें इस बुक में थी, डार्विन ने कुछ ऐसी चीजों का जिक्र किया था जो लोगों को नागवार था, अनएक्सेप्टेबल था, जिसको लोग मानने को तैयार नहीं थे। जैसे पहले तो उन्होंने कहा था कि देयर इज नो गॉड एज सच, दुनिया में ईश्वर नाम का कोई चीज नहीं, और लोग धर्म को मानते थे। उस जमाने में तो और भी कट्टर थे धर्म के, तो कोई आदमी कह दे कि नहीं गॉड नहीं है तो कोई उसको विश्वास करने वाला बात नहीं था, लोग उससे घृणा करते थे। दूसरी बात उन्होंने कह दी कि वी आर द डिसेंडेंट्स ऑफ मंकीज, यानी मंकीज हम लोगों के एंसेस्टर हैं, पूर्वज हैं। एंड एट दैट टाइम, उस समय जमाने की बात कर रहे हैं, एट दैट टाइम the Britishers were suffering from superiority complex। जो कारण था तो पूरी दुनिया में उनका शासन, इंक्लूडिंग इंडिया, इंडिया के अलावे हर जगह उनका शासन, पूरे यूरोप में, पूरा अमेरिका, हर जगह ब्रिटेन का ही शासन। तो वो लोग अपने को सुपीरियर रेस मानते थे, लगते वो कुछ अलग है बाकी दुनिया से। और उस समय कोई ब्रिटिशर ही ये बात कह दे कि हम लोगों के एंसेस्टर पूर्वज मंकी हैं, तो लोगों ने कहा कि ये पागल हो गया, दिस पर्सन हैज बिकम इनसेन, पागल हो गए। लोगों ने उनको सोशली बैकआउट कर दिया, उनके साथ उठना बैठना खाना पीना बंद कर दिया। डार्विन बिकेम अ वेरी डिसेक्टेड पर्सन, बहुत निराश हो गए। इस बीच में उनका मैरिज भी हो गया था, तो अपने फैमिली के साथ वो लंदन से दूर, लंदन से काफी दूर एक विलेज है, 100 किलोमीटर से ज्यादा है, वहां पे एक टाउन नाम छोटा सा गांव है, टाउन, वहीं पे जाके वो बस गए। और आगे जिंदगी भर उन्होंने अपना सारा रिसर्च वहीं किया, टाउन विलेज में। लेकिन डार्विन बहुत जिद्दी थे, बिना जिद के तो कुछ मिलता भी नहीं। डार्विन भी बहुत जिद्दी थे, तो जहाँ भी वही साइंटिस्ट लोग जुटते थे, सेमिनार होता था, डार्विन जरूर जाते थे, अपनी बात को रखते थे। धीरे धीरे लोग उसको समझने लगे, उसको मानने लगे, और अल्टीमेटली डार्विन ने अपने डेथ के पहले अपनी बात को मनवा ली। तो ये थ्योरी, इस थ्योरी को एक्सेप्ट कराने में, लोगों के द्वारा इसको मान्यता दिलवाने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल आता है चार्ल्स डार्विन। That's why this credit was attributed to Darwin। इसलिए थ्योरी को डार्विनिज्म कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, क्वेश्चन अगर पूछेगा कि this theory was originally proposed by both डार्विन एंड वालेस। का नाम लोग इसलिए भूल गए कि वालेस फिर उसके बाद डार्विन के साथ आए नहीं, वो इस थ्योरी को एस्टैब्लिश कराने में अपनी बात नहीं रखने गए नहीं, और हर जगह प्रयास किया डार्विन ने। लोग डार्विन को के नाम से इस थ्योरी को जानते हैं। तो ये इसका इंट्रोडक्शन है। अब डार्विनिज्म जो पूरा का पूरा ये जो आइडिया है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन आया 1859 में शुरू। तो उसमें जो पूरा आइडिया है उसको 5 हिस्से में हम लोग पढ़ते हैं, 5 हेड के।
फर्स्ट इज द ओवर प्रोडक्शन और प्रोडिगैलिटी कहते हैं. सेकेंड वन is the struggle for existence. Third is the survival of the fittest. Fourth is the natural selection. And fifth is the origin of species or species. और स्पेसिएशन ही मकसद होता है, इवोल्यूशन का मकसद है नई नई जाति का. तो पहला था ओवर प्रोडक्शन, इसको प्रोडिगैलिटी भी कहते हैं. दूसरा स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, इसका आइडिया उनको मार्कस के थ्योरी से मिला. तीसरा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. चौथा नेचुरल सिलेक्शन. और पांचवा स्पेसीज, दैट इज ऑरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज. तो ये तो अब हम लोग इस पर डिटेल बात करेंगे, ये 5 जो एस्पेक्ट्स हैं. और उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे नियो डार्विनियंस ने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया, उस पर बात करेंगे. और फिर डार्विन के जो अगेंस्ट में थे उन्होंने क्या कहा. तो ये तो अगले क्लास में डार्विनिज्म खत्म करेंगे और अगले क्लास में उसका हम लोग स्टार्ट करेंगे वो म्यूटेशन थ्योरी व्हिच वाज प्रपोज्ड बाय ह्यूगो डी ब्रैंक्स. थैंक्स.